हे गाइस, वेलकम टू एचआर ज्ञानशाला। सो गाइस, ये हमारा होने वाला है लूसेंट बुक सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। जो मगध साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, तो वो माने जाते हैं बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। ठीक है, किसे माना जाता है? बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी राजगृह में राजधानी। ठीक है, गिरिव्रज यानी राजगृह में इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो बृहद्रथ कौन थे? तो बृहद्रथ थे आपके जरासंध के पिता। ठीक है, महाभारत में भीम ने जिसका वध किया था वो था जरासंध, और इसमें है वो है आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश देख लेते हैं। ठीक है, तो हर्यक वंश जो मगध साम्राज्य था वो था आपका भारत। उस टाइम 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर उस टाइम किसका शासन था? तो वो था हर्यक वंश का। ठीक है, तो हर्यक वंश ने कब मगध की गद्दी पर बैठा? तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। और कब गद्दी पर बैठा? तो वो बैठा था 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और उसने धीरे धीरे मगध को क्या बना दिया? एक ऐतिहासिक शक्ति बना दिया। ठीक है, राजनीतिक शक्तियों का केंद्र बन गया। 16 महाजनपदों में राजनीतिक शक्तियों का महाकेंद्र बना दिया मगध को। ठीक है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से बिंबिसार ने इसे एक राजनीतिक शक्ति बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मगध है उसके मगध के पश्चिमी और आपको दिख रहा है अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद। ठीक है, एक आपको दिख रहा है यहाँ पर अंग महाजनपद, जिसके जो सम्राट थे उस टाइम पर वो थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर अवंती। ठीक है, अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद के जो राजा थे उस टाइम वो थे चंड प्रद्योत थे। ठीक है, और तीसरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वो दिख रहा होगा आपको कौशल। ठीक है, कौशल ये रहा यहाँ पर। ठीक है, कौशल। ठीक है, कौशल दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर, और ये है कौशाम्बी। कौशाम्बी दिख रहा होगा, कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशल, अंग और अवंती। ठीक है, अब क्या था? जो बिंबिसार गद्दी पर बैठा 544 ईसा पूर्व में एक गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? अपनी जो सीमाओं का क्या करना स्टार्ट करा? प्रसार स्टार्ट करना स्टार्ट करा। अब उसने देखा, देखिए उसने कूटनी लगाई। जो इधर साइड के पार्ट थे, अगर वो क्या करता था, किसी एक पर भी क्या करता था, आक्रमण करता था, तो दूसरे जो महाजनपद के जो राजा थे वो क्या पहले बात करते हैं कौशल नरेश की। ठीक है, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत। कौशल के उस टाइम पर जो राजा थे वो थे प्रसेनजीत। और कौशल जो काशी है ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, काशी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मगध के जस्ट बगल में आपको काशी दिख रहा होगा। तो काशी किसके उस अधीन था? तो उस टाइम थे काशी कौशल के अधीन था। ठीक है, आधिपत्य में था। तो जो काशी था उस टाइम पर किसके लिए? संगीत शिक्षा के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी फेमस था। ठीक है, तो उसने क्या किया? मगध नरेश बिंबिसार काशी को अपना अपना एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहते, तो उसने क्या किया? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी कर ली, महाकोशला से उसने शादी कर ली। तो फिर उसके बाद उसे क्या मिल गया? काशी मिल गया। ठीक है, उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से सत्ता स्थापित करी। अब ये कौशाम्बी है। ठीक है, तो कौशाम्बी में क्या था? कौशाम्बी जो था, कौशाम्बी यहाँ पर थे चेटकों का क्या था? चेटक नरेश थे वहाँ पर। चेटक नरेश की पुत्री के साथ चेलन्ना। चेटक नरेश जो था उनकी पुत्री का नाम था चेलन्ना, और उनसे क्या कर दिया उन्होंने? विवाह कर दिया। ठीक है, कौशाम्बी में उन्होंने क्या किया? चेलन्ना से विवाह कर लिया। ठीक है, तो इनके साथ भी उनके काफ़ी अच्छे संबंध बन गए। अब बचा आपका अवंती। तो ये तो मगध तो क्या हो गया? इस तरीके से अंग भी उसने अपने में मिला लिया, काशी भी मिला लिया, तो मतलब थोड़ा शक्तिशाली तो हो गया था ये। अब था जो अवंती था वो भी उसी के बराबर शक्तिशाली था। अब उसने सोचा, अब उसने क्या किया? अवंती को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए उसने क्या किया? एक उचित समय का क्या क्या उचित समय का क्या क्या उचित समय के लिए वो रुका रहा। ठीक है, जब उसे उचित समय मिलेगा तभी वो क्या करेगा? इस पर अधिकार करने के बारे में सोचेगा। अब क्या हुआ? जो अवंती के नरेश थे चंड प्रद्युत थे, उनको एक बार क्या हो गया? पांडु रोग हो गया। पांडु रोग यानी पीलिया हो गया।
और मगध जो नरेश थे उनके पास एक महावैद्य थे, महावैद्य राजवैद्य थे उनके, वो थे जीवक थे इनके राजवैद्य, ठीक है, जो काफ़ी प्रसिद्ध वैद्य थे, ठीक है, जिन्होंने तक्षशिला में शिक्षा ली थी, तो वो प्रसिद्ध वैद्य थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मगध नरेश बिंबिसार ने यहाँ पर क्या किया, बड़ी कूटनीति खेली और उन्होंने क्या किया, इनके बिन बुलाने पर भी उन्होंने क्या किया, जीवक को भेज दिया अवंती में, किसके उपचार के लिए, चंड प्रद्योत के उपचार के लिए, ठीक है। जब अवंती भेजा चंड प्रद्योत के उपचार के लिए, उनके रोग के उपचार के लिए भेजा, तो चंड प्रद्योत क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, तो इनके मध्य भी क्या हो गया, काफ़ी अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इनके मध्य भी क्या हो गया, बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, जिसके बाद क्या है, जो मगध है वो क्या हो गया, युद्ध मुक्त हो गया, मतलब यहाँ से भी इस पर कोई आक्रमण की ये गुंजाइश नहीं है, ठीक है। इधर से कौशल है, यहाँ से कौशाम्बी है, और यहाँ से अंगतोष का अपना हो गया, तो मतलब यहाँ पूरा भाग जो था वहाँ से उसे युद्ध की कोई ये नहीं थी, ठीक है, दिक्कत नहीं हो रही थी उससे, ठीक है। अब जो बिंबिसार थे उसके बारे में और देख लेते हैं। तो जो बिंबिसार थे, ठीक है, तो बिंबिसार 544 ईसा पूर्व, और देख लेते मगध के बारे में, ठीक है। तो मगध को क्या था, मगध जो शक्ति थी वो थी आपकी तीन ओर से क्या थी, नदियों से घिरी हुई थी, ठीक है। मैं आपको बता दूं तीन ओर से क्या थे, नदियों से घिरी और हुई थी, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, सरयू नदी थी, गोमती, ठीक है, गंगा, ठीक है, ये सारी नदियों से तीन ओर से क्या था, गंगा, भागीरथी नदी, मतलब ये नदियों से घिरा हुआ था, तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ था, और 5 पहाड़ियों से क्या था, घिरा हुआ था, मतलब भौगोलिक दृष्टि भी यहाँ पर क्या थी, इनके अनुकूल थी, मगध जो साम्राज्य है उसके अनुकूल, उसके विस्तार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट जो था वो था भौगोलिक स्थिति भी थी, ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा था और 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो बिंबिसार था उसकी जो नीतियाँ थी वो क्या थी, उसके विस्तार के लिए और भी क्या हो रही थी, उसे बहुत उसके मगध के विस्तार के लिए क्या थी, उसे अनुकूल के अनुकूल थी, ठीक है। अगर बात करी जाए अब और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में और देख लेते हैं। वो कब बैठा था, मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, ठीक है। उसने अपनी जो राजधानी बनाए, राजगृह में अपनी राजधानी का निर्माण कराया, ठीक है। और उसका जो वैद्य था उसका नाम क्या था, जीवक था, और उसने क्या महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी उसने क्या भेजा था, जीवक को एक बार भेजा था, ठीक है। और जो जीवक थे वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो वैश्या, जो एक वैश्या थी, वैश्या के पुत्र थे, ठीक है, वैश्या पुत्र थे, और जिनका नाम था शीलवती थे, ठीक है, शीलवती के पुत्र थे जो एक वैश्या थी, ठीक है। और इन्होंने जीवक ने क्या किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी, ठीक है। अब जो बिंबिसार था, बिंबिसार की जो हत्या करी थी वो करी थी उनके पुत्र अजातशत्रु ने, ठीक है। बिंबिसार की हत्या करी थी उनके पुत्र अजातशत्रु ने, ठीक है। अजात जो शत्रु था वो था बिंबिसार और महाकोशला का पुत्र था। अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार और महाकोशला को कारागार में कैद कर दिया, वहीं उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो अजातशत्रु उसके बाद गद्दी पर बैठा, कब बैठा, 493 ईसा पूर्व में बैठा। जब इसने ये काम किया तो उसके बाद जो आपके जो क्या है आपके यहाँ देखिए, कौशल नरेश, जब उसने क्या किया, अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने जब क्या किया, महाकोशला और बिंबिसार को कैद कर दिया, तो कौशल नरेश और कौशाम्बी नरेश या चेटक नरेश ने क्या किया, चेटक नरेश को क्या हुआ, चेटक को क्या हो गया, बड़ा क्रोध आ गया उससे, उसे देख के, जिसके बाद क्या किया, कौशल नरेश ने काशी को उससे छीन लिया, ठीक है, अजातशत्रु से काशी को छीन लिया। अब उससे जब छीना गया तो अपमानित हो गया अजातशत्रु, क्या हो गया, अपमानित हो गया अजातशत्रु, तो काशी को अपना क्या मानता था, राजनैतिक अधिकार मानता था, अपना ही भूभाग मानता था। पर जब उससे छीना गया तब उससे बड़ा क्रोध आया, उसने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया कौशल नरेश प्रसेनजीत के खिलाफ, ठीक है, जो उसके मामा भी थे, ठीक है। तो युद्ध छेड़ दिया, तो क्या हो गया, पहला जो इनके बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध में क्या हुआ, प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को हरा दिया, ठीक है, प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को हरा दिया, ठीक है। और फिर उसने दूसरा युद्ध किया, अजातशत्रु भी एक योग्य शासक था, ठीक है, तो उसने क्या किया,
हार नहीं मानी और फिर दोबारा युद्ध करा कौशल नरेश के साथ, और इस बार वो युद्ध क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, और युद्ध उसने क्या किया, जीत लिया। ठीक है, और उसके बाद उसने जो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, फिर अजातशत्रु से करा दिया, और फिर उसे क्या किया, दहेज में वही दे दिया आपका काशी, फिर से उसके पास आ गया। ठीक है, अजातशत्रु के पास आ गया। अब बात करें कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी में था वज्जी संघ, कौशाम्बी में था। ठीक है, वज्जी संघ था। ठीक है, वज्जी संघ था लिच्छवी गणराज्य में। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य के शासक थे चेटक। ठीक है, ये जो वैशाली है ना, वैशाली, तो इसमें क्या था, जो चेटक थे वो थे आपके लिच्छवी गणराज्य के शासक थे, और वज्जी संघ यहाँ पर था। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, जब इन्होंने भी इस पर धावा बोल दिया अजातशत्रु पर, तो अब अजातशत्रु पर जब धावा बोला तो वज्जी संघ का, सीधी सी बात है, वज्जी संघ ने भी इससे युद्ध करना ही था, एक समूह था वज्जी संघ, तो इन्होंने युद्ध करा, और ये युद्ध काफ़ी लंबा चला। ठीक है, 15 सालों तक लगभग ये युद्ध चलता रहा। ठीक है, तो हरा नहीं पाया अजातशत्रु, इन्हें हरा नहीं पाया। तो एटलीस्ट अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने क्या किया, यहाँ पर अपनी कूटनीति से काम लिया, और क्या क्या उन्होंने उन्होंने इसमें क्या किया, अपने जो मंत्री थे उनके, ठीक है, उनका नाम था वरस्कर, वरस्कर के साथ मिलकर उन्होंने क्या, वरस्कार के साथ क्या किया, और वरस्कार के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो इस वज्जी संघ में पहले फूट डलाई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वज्जी इस पर अपना अधिकार स्थापित करा। ठीक है, उसके पश्चात इन्होंने अपना अधिकार यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है, जो अजातशत्रु था। ठीक है, तो अजातशत्रु जो प्रारंभ में क्या था, अजातशत्रु प्रारंभ में क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। ठीक है, और अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो अजातशत्रु का उपनाम था कोणिक, और बिम्बिसार का जो, एक मैं और बता देता हूँ, बिम्बिसार का छूट गया था, तो बिम्बिसार का जो उपनाम है वो था श्रोणिक उपनाम से जाने जाते थे। ठीक है, बिम्बिसार किस नाम से जाने जाते हैं, तो श्रोणिक उपनाम से जाने जाते हैं। अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है, प्रथम पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, प्रथम पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु को, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की हत्या करवाई। ठीक है, दूसरी बात है, अब वैशाली विजय सुयोग्य मंत्री वरस्कर को भेजा था। ठीक है, इतना हो गया। अब अजातशत्रु की जो हत्या है वो उसके पुत्र ने कराई। अब क्या था कि अजातशत्रु ने किसकी हत्या की, अपने पिता की हत्या की, तो उदयन ने भी क्या कर दिया, अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, जैसे के साथ तैसा कर दिया उदयन ने, तो उदयन ने भी उसकी हत्या कर दी, अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने, और गद्दी पर बैठ गया जी। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी, और क्या हुआ, वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है, पहले कहाँ पर थी, तो पहले थी उनकी राजगिरी में, इनकी स्थापना, राजगृह में इनकी क्या थी, राजगृह में क्या थी, इनकी राजधानी थी। बाद में उसने क्या किया, जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र ये राजधानी लेगी, और जो पाटलिपुत्र की स्थापना है वो करी थे आपके अजातशत्रु ने पोली बोधा ग्राम के रूप में उसने अजातशत्रु ने स्थापना करी, जिसे बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र नाम से एक राजधानी स्थापित कर दी। ठीक है, इतना हो क्या, जो उदयन था वो जैन धर्म का अनुयायी था, और कहा जाता है कि जब अपने अंतिम क्षणों में उसने क्या, उदयन ने जैन धर्म का क्या किया, जैन भिक्षु के रूप में भिक्षा ग्रहण करी, जैन भिक्षु बन गया, तो उनकी एक युवराज को ये पसंद नहीं आया, और उसने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। अब इस युवराज का कोई जिक्र नहीं मिलता है, जिसने उदयन की हत्या की है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो माना जाता है नाग दशक को माना जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लेते हैं, नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना करी। ठीक है, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया अब मगध में, तो अब आया शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग था। कब गद्दी पर बैठा, तो 412 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसने फिर क्या कर दी, इसने क्या किया, जो शिशुनाग है उसने अपनी राजधानी क्या किया, पाटलिपुत्र से हटा करके कहाँ पर, वैशाली कर दी। ठीक है, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था,
तो नंदीवर्धन था। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन था। ठीक है, और संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था इसका संस्थापक। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो महापद्म नंद थे। ठीक है, और अंतिम शासक कौन थे? वो थे घनानंद। अब जो घनानंद के बाद आता है वो आता है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने किसकी, ठीक है, उसने क्या चाणक्य के सहयोग से क्या किया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी मगध में। ठीक है, जो इसकी कहानी ये है कि जब जो सिकंदर हैं, जब सिकंदर का क्या हो रहा था, सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था, तो भारत में क्या था, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने क्या किया, एक बैठक बैठाई, अर्जेंट बैठक बैठाई, और उस पर ये निर्णय लिया गया कि हम किस प्रकार से इस सिकंदर को रोक सकते हैं। तो इसका जो लीड कर रहा था, उस जो सभा को लीड कर रहा था, उस बैठक को लीड कर रहे थे, वो कर रहे थे चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य ने प्रस्ताव रखा कि हम क्या कर सकते हैं, अखंड भारत का निर्माण करके सिकंदर को रोक सकते हैं। और उसने माना कि जो जब हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे तो हमें एक मुख्य शक्ति के एक शक्ति केंद्र हमारा जो होगा वो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उसने चुना मगध को चुना। मैंने आपको बताया मगध क्यों चुना, क्योंकि मगध क्या था, एक सेंटर था उस टाइम पर। मगध ने अपने एक सभी महाजनपदों में अलग ही क्या छाप छोड़ दी। ठीक है, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध क्या है, उभर चुका था। ठीक है, शक्तिशाली हो चुका था। और चाणक्य ने प्रस्ताव रखा कि हम मगध को क्या रखेंगे, मगध को क्या बनाएंगे, शक्ति केंद्र बनाएंगे। ठीक है, अखंड भारत का शक्ति केंद्र बनाएंगे मगध को। ठीक है, अब मगध क्या हो गया, फिर उसके बाद जो चाणक्य हैं वो चले गए इस प्रस्ताव को लेकर चाणक्य चले गए मगध नरेश धनानंद के पास। अब धनानंद ठहरा एक विलासी प्रवृत्ति का मनुष्य ठहरा। पहले तो उसने चाणक्य से मिलने को ही मना कर दिया, आया ही नहीं उनसे मिलने। बाद में जब मिला तो उन्होंने चाणक्य का अपमान कर दिया। और चाणक्य ठहरे एक बुद्धिजीवी मनुष्य, उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तुझे अपदस्थ करके रखूंगा भैया, अपदस्थ करके रखूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने वहाँ मगध में ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तुझे क्या कर दूंगा, तुझे मगध साम्राज्य से हटा ही दूंगा। ठीक है, पर क्या हो गया, अब चलते चलते वो सोच रहे थे कि इसके लिए कौन लायक होगा। तब उन्हें एक बालक मिला और वो बालक था चंद्रगुप्त। खेल रहे थे और इसके लिए भी एक दो कहानियाँ, वो कहानियाँ मैं नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ले लिया और ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा। ठीक है, और क्या किया, उससे तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या किया, सैन्य शिक्षा प्रदान करी। ठीक है, सैन्य शिक्षा प्रदान करी। ठीक है, सैन्य राजनीतिक शिक्षा प्रदान करी, ये सारी शिक्षाएं प्रदान करी। ठीक है, और क्या किया, धीरे धीरे अपनी क्या की सेना का विस्तार करने लगा। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, मगध पर आक्रमण किया और घनानंद को पराजित करके क्या किया, मगध पर सत्ता स्थापित करी। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग ये हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर अलग अलग प्रश्न आते हैं। स्पूनर के जो अनुसार हैं, स्पूनर कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो है पारसिक जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जबकि आपके विष्णु पुराण हो गया और मुद्रा राक्षस हैं, उसमें कहा गया है, विष्णु पुराण में इसे शूद्र जाति का कहा गया है और मुद्रा राक्षस में वृषल कहा गया, माने वृषल यानी निम्न जाति का कहा गया है। ठीक है, जबकि बौद्ध और जैन धर्मों में इन्हें क्या गया, क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो जाति कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इन्होंने इस तरीके से, और आगे बात करें तो इनका जो जन्म है वो है
345 ईसा पूर्व में है, ठीक है। 345 ईसा पूर्व में इनका क्या होता है, जन्म माना जाता है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। ये देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक है, चंद्रगुप्त बिरला मंदिर दिल्ली का एक शैल चित्र है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक शैल चित्र ये हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। जिसमें किस ठीक है, ये जिसमें क्या है, बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है। बुद्ध की प्रतिमा टाइप की बनाई गई है, ठीक है। महात्मा बुद्ध नहीं, ठीक है। ये थे बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी। बौद्ध धर्म के बाद में क्या हो गया, अनुयायी हो गए थे, ये हिंदू धर्म वाले थे, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा, तो चंद्रगुप्त मौर्य बैठा 322 ईसा पूर्व में क्या हो गया, मगध की गद्दी पर बैठा, ठीक है। और जो अपना आखिरी टाइम उन्होंने व्यतीत किया वो कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में बिताया, ठीक है। अपना आखिरी समय कहाँ पर बिताया, तो अपना आखिरी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पर बिताया, तो वो बिताया है श्रवणबेलगोला में बिताया, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस को हराया, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटस को हराया। और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध के बीच का वर्णन क्या है, किस में मिलता है, एपियानस में मिलता है, ठीक है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटस के बीच का जो युद्ध का वर्णन है वो किस में मिलता है, किसने किया, तो एपियानस ने किया, ठीक है। एपियानस ने किया, ठीक है। और जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस का क्या था, राजदूत था। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, ठीक है। मेगास्थनीज था और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो बता देते हैं हम आपको। अब मौर्य साम्राज्य के टाइम पर जो भारत था वो कितना फैला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो आपका ब्लू कलर में ये सारा उस टाइम पर क्या था, मौर्य साम्राज्य के अधीन हो गया था, ठीक है। और पूरा पश्चिम बंगाल से लेकर पूरा पाकिस्तान तक, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा अखंड भारत जब बना तो पूरा बना जब अशोक के टाइम पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये उन्होंने अपनी शक्ति फैलाई मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आज हमने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कल हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में और फिर अशोक के बारे में देखेंगे, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे। तो सो गाइस, आज के लिए वीडियो यहीं तक का था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिएगा, आप क्या बोलें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना भी मत। धन्यवाद।